वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज मैं उपस्थित हूँ आपको ये बताने के लिए कि जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए थर्ड सेमेस्टर में एक आपका 100 मार्क्स का वाइवा होता है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में है और थर्ड में है, दोनों में है। तो उसको लेकर के विद्यार्थी कई बार दबाव में रहते हैं कि आखिर क्या है ये और इसमें क्या पूछा जाएगा, क्योंकि उसका कहीं कोई सिलेबस तो है नहीं। तो क्या उसमें पूछा जा सकता है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का है ये। बाकी आपके जो पेपर्स हैं वो 70-70 नंबर के होते हैं, है ना। वो 30 नंबर के इंटरनल और 70 का एक्सटर्नल, इस तरीके से वो 100 नंबर के होते हैं। और प्रत्येक पेपर के 5 क्रेडिट होते हैं, आपको सबको पता है ये 5 क्रेडिट्स का होता है आपका। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, मतलब सारे पेपर्स 5-5 के होते हैं। और जो वाइवा का पेपर है आपका, वो आपका 6 क्रेडिट्स का होता है, 6 क्रेडिट्स होते हैं उसके। तो सवाल ये है कि ये जो 100 मार्क्स का जो आपका वाइवा है, वो 100 मार्क्स अगर आपको एग्जामिनर से लेने हैं तो भाई उसके सामने आपको अच्छे से परफॉर्म्स करना पड़ेगा। मतलब एग्जामिनर से 100 मार्क्स लेने का मतलब है कि आपको उसके अधिकांश क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई 20 सवाल पूछेगा, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और उनको अगर आपने बता दिया तो फिर आपको किसी अप्रोच की जरूरत नहीं होती, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं होती। एग्जामिनर स्वयं ही आपको बहुत अच्छे नंबर देके जाते हैं। वो अगर आपको आपके टीचर मना भी करेंगे ना कि इतने नंबर मत दो इस विद्यार्थी को, तब भी नहीं मानता, एग्जामिनर उसको उतना दे के ही जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इस बच्चे को बहुत कुछ आता है। तो ये सब आपको इतना अच्छे नंबर लेने के लिए क्या जरूरी है, आपको टैलेंट आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आपको वो सारी चीज आनी चाहिए जो वो पूछ सकता है। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिस पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वही आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, विशेष ध्यान रखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है। तो देखो, पहला जो आपका पेपर है इसमें एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी, तो जो पेपर अभी आपने दिए हैं ना, उन पेपर्स के नाम याद होने बहुत जरूरी है। आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो यही पूछ लेता है कि भाई जो आपके पेपर है उनका नाम बता दीजिए। तो पहला पेपर है आपका बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, है ना। बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट पहला पेपर है आपका। इसके बाद में दूसरा पेपर है, वो है सोशियोलॉजिकल थॉट। पेपर कोड आपको पता होगा, ये 42,651 है इसका। इसका 42,652 है, कोड की कोई जरूरत नहीं होती। 42,652 मैंने लिख दिया है आपको याद करने के लिए। तो सेकंड पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल थॉट। थर्ड पेपर का नाम है सोशल रिसर्च। अब आप देखो, विशेष ध्यान रखिए, आपके वाइवा का सबसे महत्वपूर्ण पेपर यही है। दूसरे मतलब फिर 3 पेपर तो ये हो गए। अब एक पेपर, ये जो 4 ऑप्शनल पेपर आपके दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक आपको ऑप्ट करना होता है, वो आपने किया होगा। जैसे ए में है सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। अब आपका जो वाइवा स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। वो आपसे यही प्रश्न पूछेंगे कि भाई जो ऑप्शनल पेपर है, उस ऑप्शनल पेपर्स में से आपके पास कौन सा पेपर है। तो मान लीजिए आपने बता दिया कि सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, तो संभावना 90% है कि वो इसी में से ही आपसे कुछ प्रश्न पूछ लें। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है, वो होती है सोशल रिसर्च वाले पेपर की। सोशल रिसर्च वाले पेपर में ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं वो। और ये ज्यादा टफ भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, आसान सा पेपर है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसके कुछ खास खास बिंदु हैं, जैसे इसमें एक दिया हुआ है आपका साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक टॉपिक आता है इसमें हाइपोथीसिस। हाइपोथीसिस पूछ लेते हैं आपसे कि परिकल्पना किसे कहते हैं। तो एकदम बहुत ही आसान है ये हाइपोथीसिस, या इसको हम हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। सबसे आसान है और विद्यार्थी बिल्कुल इसका जवाब नहीं दे पाते, बड़ा कष्ट होता है जब पूछा जाए कि भाई परिकल्पना किसे कहते हैं, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते हैं।
अब आप कुछ बताओगे नहीं एग्जामिनर को और फिर आप उम्मीद करो कि वो 100 में से आपके लिए 90 नंबर दे जाए, तो संभव नहीं है। तो हाइपोथेसिस या हिंदी में कहते हैं परिकल्पना, अगर आपसे पूछ लेता है कि परिकल्पना किसे कहते हैं, या इंग्लिश के विद्यार्थी हैं आप, तो हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज द हाइपोथेसिस। तो सिंपल सी परिभाषा आप इसकी बता सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी आप शोध कार्य करते हैं, तो शोध कार्य करने से पूर्व उस विषय के बारे में एक साधारण अनुमान हम लगाते हैं, उस साधारण अनुमान को ही परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना अगर आप पढ़ेंगे इसको तो परि प्लस कल्पना, दो शब्दों से मिलकर बनी है ये परिकल्पना। परि कहते हैं, इसका अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर, और कल्पना का मतलब होता है अनुमान, साधारण अनुमान। तो परिकल्पना का मतलब है किसी भी शोध कार्य से संबंधित उसके बारे में एक साधारण अनुमान लगा लेना, उसको परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना कई सारी हो सकती है। एक एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके किसी मित्र ने आपको कॉलेज में आकर के बताया कि मुरादाबाद और बरेली वाले हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है। तो आपके दिमाग में, आप वहां गए नहीं है, आपके दिमाग में क्या है, एक परिकल्पना आएगी कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा, है ना। मतलब दो व्हीकल आपस में भिड़े हैं, या कोई ट्रक ने टक्कर मार दी किसी कार में, कार में जो बंदे बैठे हैं वो उनको कितनी चोट लगी होगी, कार ऐसे पलट गई होगी। इस तरीके के तमाम जो थॉट्स है ना वो आपके माइंड में आ रहे होते हैं, इसी को परिकल्पना कहा जाता है। तो कोई भी शोध कार्य करने से पूर्व, जब मतलब कोई भी आप जब शोध कार्य करने के लिए जाते हैं या शोध कार्य की एक रूपरेखा बनाते हैं, तो उस रूपरेखा जब आपकी बन जाती है तो उससे संबंधित आपके अंदर एक विचार आता है, साधारण अनुमान आपके दिमाग में आते हैं, उसी को परिकल्पना कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये सामाजिक शोध का। ठीक है, तो परिकल्पना को आप पढ़ लीजिए इसमें। इसी तरीके से एक टॉपिक आता है इसमें, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मतलब तथ्य संकलन, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तथ्य संकलन की कौन कौन सी विधियां हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो कई सारी विधियां हैं तथ्य संकलन की, जिसमें प्रश्नावली है, अनुसूची है, और इंटरव्यू है, केस स्टडी है, अवलोकन है, ऐसे तमाम सारी उसकी जो मेथड्स हैं वो वहां पे आते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसी तरीके से इनके बारे में डिटेल्स भी आपसे पूछी जा सकती है कि प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली क्या है, या अनुसूची क्या है, या फिर साक्षात्कार क्या है, केस स्टडी क्या है, मतलब व्यक्तिगत अध्ययन विधि क्या है ना। तो इनको आप पढ़ के जाइए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक दो टॉपिक और भी हैं, जैसे एक और आता है इसमें, वो है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग मतलब हिंदी में कहते हैं इसको निदर्शन। निदर्शन, जब आप कोई भी शोध कार्य करते हैं तो शोध कार्य से संबंधित कुछ जो डेटा कलेक्शन के लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। तो निदर्शन की कई सारी विधियां होती हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं निदर्शन के, जिसमें खास करके एक निदर्शन होता है सुविचार, एक आता है क्षेत्रीय, एक बहुस्तरीय, सुविधाजनक, वर्गीकृत, दैव निदर्शन, सरल दैव निदर्शन, स्तरीय दैव निदर्शन, गुच्छ निदर्शन। तो इस तरीके के कई सारे इसके टाइप्स होते हैं। निदर्शन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप जैसे चावल बनाते हैं आप, तो चावल को आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि वो बन गए हैं। सारे चावल थोड़ी आप ऐसे दबा दबा के देखते हैं, उसमें से थोड़े से चावल आप लेते हैं और उसको एक दो को दबा के आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चावल बन गए हैं। मतलब दो चावल से आपने एक आइडिया लगा लिया कि सारे चावल बन गए हैं। तो इसी तरीके से निदर्शन या सैंपलिंग एक मेथड है, जिसमें आप डेटा कलेक्शन के लिए सभी से वो डेटा नहीं लेते, बल्कि उनमें से कुछ को चुन लेते हैं। वो सारी कई सारी विधियां हैं उसको चुनने की, आप उसको पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसकी विधियां हैं। तो कैसे आप उसको सैंपलिंग आप लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा मेंथा ऑयल की अगर आप शॉप पर आप गए हो, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो 20 लीटर की आपकी कैन है उसकी ऑयल की, तो जो व्यापारी है उसमें से ना थोड़ा सा ऑयल लेगा और थोड़ा सा ऑयल लेकर उसको टेस्ट करेगा, और टेस्ट करके फिर वो आपको बता देगा कि आपका ऑयल इस क्वालिटी का है। मतलब थोड़ा सा सैंपल लेके
वो सारी की क्वालिटी बताई जा सकती है। तो इसी तरीके से शोध में सैंपलिंग का एक अपना महत्व है। बिना सैंपलिंग के आप शोध कार्य को पूरा नहीं कर सकते। इसी में और एक दो मतलब टॉपिक्स हैं जिनको आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ईयर मैंने आपको बता दी, शेड्यूल आपको बता दिया, और ये है इसमें पायलट स्टडी, पायलट स्टडी, पायलट स्टडी, और है स्केलिंग मेथड, स्केलिंग टेक्निक, स्केलिंग टेक्निक और लास्ट में इसमें आता है फिर आपका वही जो मैंने अभी आपको बताया था, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड और क्वांटिटेटिव और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इन बिंदुओं को आप थोड़ा सा पढ़ के आप जाइए, तो मुझे लगता है कि आपका जो वाइवा है वो बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो इनमें से अगर आप कुछ भी नहीं बता पाए तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि दो समाजशास्त्री, दो भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। तो विद्यार्थी कई बार गलती करते हैं, भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम एग्जामिनर पूछ रहा होता है और आप कहीं दूसरे नाम बता देते हो, जैसे फ्रांस के किसी समाजशास्त्र के नाम बता दिया, लोग बता देते हैं अगस्त काम्टे है, मैक्स वेबर है। ध्यान रखिएगा, जब वो पूछे कि दो भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, तो आपको उन समाजशास्त्रियों के नाम बताने हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जीएस घुरिये, एससी दुबे, ठीक है, इस तरीके के इरावती कर्वे, एमएन श्रीनिवास। तो ऐसे तमाम समाजशास्त्री हैं जो भारत में पैदा हुए हैं, तो इनके नाम आप बता सकते हैं। वो आपको कहे कि किन्हीं दो समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, फिर आप किसी का बता दीजिए, चाहे आप अगस्त काम्टे का बता दीजिए, मैक्स वेबर बताइए, दुर्खिम बताइए, है ना, समनर बताइए, जितने भर हैं विदेशी या देशी, सभी में से किसी का बता सकते हो जब वो अगर आपसे ऐसे पूछे। तो ध्यान रखना, अगर वो कहे कि दो भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, तो आपको भारत के समाजशास्त्रियों का ही नाम बताना है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि कंप्लीट है इतनी इन्फॉर्मेशन, और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तैयारी के साथ अपना वाइवा देने के लिए जाएंगे। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इसको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।